41 ईयर्स के बाद आज मुसलमान ममालिक पाकिस्तान आए हैं, इतना लंबा गैप क्यों? हम क्यों नहीं इनको माजी में बुला सके? हमने तो कश्मीर के लिए भी इनको बुलाना था, लेकिन ये उसके लिए नहीं आए, ये अफगानिस्तान के लिए क्यों आए हैं फिर? देखें, मैं चीमा साहब दो चीजें बताना चाहूंगा। यूनाइटेड नेशन से बाहर मुसलमानों की सबसे बड़ी नॉन फंक्शनिंग ये ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका प्रैक्टिकली दुनिया में कोई अमल दखल नहीं रह चुका किसी टॉपिक पर। अब ये देखें कि अगर पाकिस्तान के हवाले से कश्मीर एक इशू था, उस पर इनका क्या इंटरेस्ट है। फलस्तीन एक बहुत बड़ा इशू है मुसलमानों के लिए, उसका इस पे इनका क्या इम्पैक्ट है। सीरिया के लिए ये क्या कर रहे हैं, इराक के लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन आज जो इकट्ठे हो रहे हैं, मैं इसको OIC की कॉन्फ्रेंस नहीं कहता, इसको नाम जो देने को दिल कर रहा है, इसका नाम है खैरात कॉन्फ्रेंस। और इस पे डिप्लोमेसी नहीं है, इस पे सिर्फ अल्लाह के नाम पे ये मांगेंगे पैसे अफगानिस्तान के लिए, और साथ मांगेंगे कि हमें भी दे दें। आपको पता है चीमा साहब, आपके पिछले 73 साल में आपके 30 खरब थे आपके कर्जे, और इन साढ़े 3 सालों में आपके 20 खरब और उसमें इंक्रीज हुए। तो आप मुझे ये बताएं कि वो किधर जा रहे हैं, और आपका प्याला खैरात मांगने वाला भी फिर खाली। या तो फिर लोगों को कन्विंस करें ना कि देखें, नहीं जी हम फलां जगह चल रही, हमने नलके बहुत ज्यादा लगा दिए पाकिस्तान में, सारा पैसा उधर चला गया। या तो ये बता दें, या बताएं कि देखिए जी हमने स्कूल बहुत ज्यादा खोल दिए थे, या कि जी अस्पताल बहुत ज्यादा बना दिए थे, पैसा सारा उधर चला गया। हाँ, ये है कि अभी आपके जो गुजरा है, आपके जो है लोग करोड़ों में नहीं अरबों में इस वक्त लग रहा है काम चल रहा है। इस वक्त आपकी मार्केट गर्म है दुबई और लंदन के अंदर। मैं समझता हूँ पाकिस्तान बड़ी तरक्कियों में, 73 साल में इतनी प्रॉपर्टी बनाई पाकिस्तानियों ने दुबई और लंदन में। और यहाँ पे हालात ये है, मैं आपको छोटा सा बताऊंगा। आपके ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस होनी है बाजवा साहब, 4 दिन आपका सेलफोन बंद होना है इस्लामाबाद में, और एक छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। इसी वजह से लोग मुझे अमेरिका में यहाँ पूछते हैं कि आपके मुल्क में पंखे हैं, आपके मुल्क में यू लिव इन मड हाउसेस। देखें, कैपिटल 4 दिन आपका सेलफोन बंद हो रहा है, 4 दिन। हेलो फ्रेंड्स, मैं SK झा और आप देख रहे हैं SKJ मीडिया। फ्रेंड्स, फतेहाल पाकिस्तान की परेशानियों का कोई इलाज नहीं दिख रहा। एक तरफ पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है, जनता बेचैन है, तो दूसरी तरफ सरकार के पास पैसे नहीं है। पाकिस्तान की फाइनेंशियल हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान को सूझ नहीं रहा कि ऐसे हालात को कैसे संभाला जाए। ऊपर से चाइना और सऊदी अरब जैसे देशों के कर्ज और ब्याज की देनदारी पाकिस्तान पर भारी पड़ रही है, जिसे पाकिस्तान दे नहीं पा रहा। ले देकर और कर्ज लेना ही पाकिस्तान की मजबूरी है, लेकिन पाकिस्तान को अब कोई भी देश कर्ज भी नहीं देना चाहता। दूसरी तरफ कूटनीति के स्तर पर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय जगत में कोई भी अदना सा देश भी कोई तवज्जो नहीं देता। ये दुख पाकिस्तान को अलग से साल रहा है। इन्हीं सब सिचुएशंस के बीच पाकिस्तान OIC देशों के विदेश मंत्रियों की एक कॉन्फ्रेंस बुला रहा है, जिसमें माना जा रहा है कि पाकिस्तान अपने लिए कोई खैरात की जुगाड़ में है। फ्रेंड्स, वीडियो के शुरू में आपने कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो क्लिप्स देखा। पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा और अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के पॉलिसी एनालिस्ट साजिद तरार के बीच OIC के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच हो रही कॉन्फ्रेंस पर यह परिचर्चा आप भी सुने। फ्रेंड्स, आपसे अनुरोध है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं वीडियो का अगला भाग। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में 41 साल बाद, यानी कि 41 ईयर्स के बाद OIC के फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल की एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। 41 साल, आधी सदी हो गई कि OIC, जिसके ऊपर पाकिस्तान बड़ा इतराता है और कहता है कि हमें ये जो है वो हमारा बड़ा, हम इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं। 41 ईयर्स के बाद क्यों आज फॉरेन मिनिस्टर्स आए और किस चीज के लिए आए? और दूसरा, ये जो डिस्कशन होगी, कहा जा रहा है कि सिर्फ जो मुसलमान ममालिक को बुलाया गया है अफगानिस्तान की सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए, और सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन इशू के ऊपर बात की जाएगी। 41 ईयर्स के बाद आज मुसलमान ममालिक पाकिस्तान आए हैं, इतना लंबा गैप क्यों? हम क्यों नहीं इनको माजी में बुला सके? हमने तो कश्मीर के लिए भी इनको बुलाना था, लेकिन ये उसके लिए नहीं आए, ये अफगानिस्तान के लिए क्यों आए हैं फिर? देखें, मैं चीमा साहब 2 चीजें बताना चाहूंगा। यूनाइटेड नेशन से बाहर
मुसलमानों की सबसे बड़ी नॉन फंक्शनिंग ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्रैक्टिकली दुनिया में कोई अमल दखल नहीं रह चुका किसी टॉपिक पर। अब ये देखें कि अगर पाकिस्तान के हवाले से कश्मीर एक इशू था, उस पर इनका क्या इंटरेस्ट है, फलस्तीन एक बहुत बड़ा इशू है मुसलमानों के लिए, उसका इस पे इनका क्या इम्पैक्ट है, सीरिया के लिए ये क्या कर रहे हैं, इराक के लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन आज जो इकट्ठे हो रहे हैं, मैं इसको OIC की कॉन्फ्रेंस नहीं कहता, इसको नाम जो देने को दिल कर रहा है, इसका नाम है खैरात कॉन्फ्रेंस। और इस पे डिप्लोमेसी नहीं है, इस पे सिर्फ अल्लाह के नाम पे ये मांगेंगे पैसे अफगानिस्तान के लिए और साथ मांगेंगे कि हमें भी दे दें। देखें यहाँ पे दो चीजें अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो कदरें हैं मुश्तरक हैं कि दोनों करप्शन जो है उसमें उधर से भी बड़ी बड़ी फैमिलियां बनी हैं, चाहे कारजाई फैमिली हो चाहे गनी फैमिली हो, और यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में भी सिर्फ फैमिलियां बनती हैं, लंदन के अंदर ही सारी चीजें जाती हैं और वहीं से आती जाती हैं। तो इस वक्त प्रैक्टिकली जो आपकी स्टेट ऑफ गवर्नेंस है उसके बारे में आपको तो सारे पाकिस्तान को पता है। शबर जैदी साहब बेचारे हैं, वो रो चुके हैं। अब्दुल रजाक दाऊद साहब है, ये इकोनॉमिस्ट है, हमारे बहुत बड़े एक सिंसियर पाकिस्तानी पॉलिटिशियन गवर्नर सरवर साहब बेचारे रो चुके हैं। ये मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो PTI के हैं। तो ये दर हकीकत ये उनके साथ डिप्लोमेसी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि डिप्लोमेसी पे जो वर्ल्ड इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो रिफ्यूज कर चुकी है कि हमें अफगानिस्तान तालिबान के ऊपर एतमाद नहीं है, हमें ये कुछ करके दिखाएंगे तो फिर हम इनके साथ चलेंगे। देखें इस वक्त जो इशू अमेरिका का और दूसरी दुनिया का है, एक तो वुमेन राइट्स के हवाले से, और दूसरा वहां सबसे बड़ा इशू उनका चल रहा है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो उसमें दोनों पे अफगान, और देखें इस वक्त उनके जो हकानी साहब उनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो अभी तक तो आपको पता है अमेरिका के वो दहशतगर्द लिस्ट में मौजूद है। तो अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस पे किस मुंह से कहेंगे रिकॉग्नाइज करें। इसीलिए वो कहते हैं कि चलें रिकॉग्नाइज बाद में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा इनडायरेक्ट बात करना चाहूंगा आपसे कि इस दफा ये जो डिस्कशन हो रही है, बिलखसूस इसमें आज हमारे जो पीर साहब हैं, उन्होंने शाह साहब ने फरमाया कि अमेरिका की एंट्री हमारे लिए बहुत बड़ी फतह है, अमेरिका आ रहा है इस कॉन्फ्रेंस में। तो मैं उस हवाले से बताना चाहूंगा कि इस वक्त $9 बिलियन जो ये मिलके सारे मांगना चाहते हैं अमेरिका से, इसके पीछे एक लीगल एक उसमें ग्लिच है। वो ये है, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा कि जब कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में आई थी तो उस वक्त भी इनके पैसे चाइना के अमेरिका में पड़े थे, तो वो उनको रिकॉग्नाइज किए बगैर उनको वो दे नहीं सकते थे। इसका प्रेसिडेंट मौजूद है। अगर आज अमेरिका उनको $9 बिलियन रिलीज करता है तो इसका इनडायरेक्ट मतलब ये है कि वो तालिबान को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इस पार्टी को। तो वो एक उसमें एक तो वो कानूनी ग्लिच है, दूसरा दोनों ममालिक के अंदर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में दूसरी सबसे ज्यादा करप्शन के बाद जो मुश्तरका एक चीज कॉमन है वो लैक ऑफ एतबार, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि ये पैसा बना के तो रजीम चेंज करते हैं, डबल गेम खेलते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर भी यही इशू है, अफगानिस्तान के ऊपर भी सबसे बड़ा इशू इस वक्त एतमाद का है, कॉन्फिडेंस का है। तो ये आपकी कदरें मुश्तरक हों तो तभी आप इकट्ठे बैठते हैं। जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से चीमा साहब इस वक्त यहां तक बात पहुंच चुकी है कि तालिबान धमकियां दे रहे हैं पाकिस्तान को कि हमारा केस दुनिया के सामने पुट अप करो, और उनका तहरीके लबैक पाकिस्तान के हवाले से उनका हाथ ऊपर है, और उस पे मेरी नजर से वो ये है कि वो पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आप हमारा आवाज उठाओ, हमें पैसे लेकर दो। और आपको पता होगा कि यहाँ से कुछ इमदाद भी जा रही है। मेरे ख्याल में जो दूसरा नाम इस कॉन्फ्रेंस को मैं देना चाहूंगा, ये पाकिस्तान के अंदर डॉलर को स्टेबल करने का भी एक मेरे ख्याल में प्रोग्राम है करंट गवर्नमेंट का, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा डॉलर आपके ड्रेन होकर अफगानिस्तान जा रहे हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप मुझे ये बताएं ना, कहते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आपके अपने हालात घर के ठीक नहीं है, आपके इकोनॉमिस्ट PTI के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि हम बैंकरप्ट हो चुके हैं, और आप कहते हैं जी तालिबान को पैसे दो। आपके अपने हालात क्या है, लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है, गैस आपकी मिल नहीं रही है, आपके अंदर हालात आप देखेंगे क्या से क्या हो रहा है। और आप बार बार देखें, इस वक्त खान साहब कहते हैं हर अपनी कैबिनेट की मीटिंग में अपने जो वुज़रा हैं अपनी जमाती पार्टी को कहते हैं कि बाहर जाके लोगों को बताओ कि जी महंगाई कोई नहीं है, पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। तो ये अगर आपका इंटरनल आप क्या समझते हैं, बातें बाहर नहीं निकलती। आप इस वक्त मैंने जो देखा कि अगले दिन नवाज शरीफ साहब से जो मुलाकातें हो रही हैं,
आपके कितने पीटीआई के एमएनए जो है वो लाइन में लग के बैठे हैं, वो गारंटी चाहते हैं नवाज लीग के वो उनको टिकट की गारंटी दें, तो वो छोड़ के आ जाते हैं अभी। तो ये एक असल वजह ये है कि इस वक्त जो करंट जो हुकूमत, कोई भी नून लीग और पीपल्स पार्टी इस गंद को अपने जिम्मे लेना नहीं चाहते। उनको पता है कि ये महंगाई और करप्शन हम रोक नहीं सकेंगे, और इनको अच्छा है 5 साल ये इस तरीके से होके जाए। और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो हमारे इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप में कई लोग ऐसे आए हैं जिनको अपने मोहल्ले की किराने की दुकानों वाले गोल्ड लीफ की डब्बी नहीं उधारी देते, तो वो इस वक्त उनको पता है कि उन्होंने वन वे टिकट पे जाना है। उन्होंने इस वक्त वन वे, दूसरे पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले रिटर्न टिकट पे जाते थे। हमारे इस वक्त जो बच्चे हैं पीटीआई के, वो बच्चे वन वे टिकट पे जाएंगे। वो उनके वापसी की गलती, उनकी वापसी का कोई गुंजाइश नहीं है, और उनको पता है, उनको मालूम है कि हमारी वापसी नहीं होगी। हम ऐसा करके जाएं कि वापसी पे हमें आने की जरूरत ही ना पड़े। वो इस तरीके से सफाई कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि इस वक्त पाकिस्तान में करप्शन, अब मैं छोटा सा, मुझे लोग अक्सर कहते हैं कोई दलील के साथ बात करनी, क्योंकि आई एम अ लॉयर, मैं हमेशा किसी रेफरेंस के साथ बात करना पसंद करता हूं। आपको पता है चीमा साहब, आपके पिछले 73 साल में आपके 30 खरब थे आपके कर्जे, और इन 3-3.5 सालों में आपके 20 खरब और उसमें इंक्रीज हुए। तो आप मुझे ये बताएं कि वो किधर जा रहे हैं, और आपका प्याला खैरात मांगने वाला अभी फिर खाली। या तो फिर लोगों को कन्विंस करें ना कि देखें नहीं जी, हम फलां जगह चल रही, हमने नलके बहुत ज्यादा लगा दिए पाकिस्तान में, सारा पैसा उधर चला गया। या तो ये बता दें, या बताएं कि देखिए जी हमने स्कूल बहुत ज्यादा खोल दिए थे, या कि जी अस्पताल बहुत ज्यादा बना दिए थे, पैसा सारा उधर चला गया। हाँ, ये है कि अभी आपके जो गुजरा है, आपके जो है लोग करोड़ों में नहीं अरबों में इस वक्त लग रहा है काम चल रहा है। इस वक्त आपकी मार्केट गर्म है दुबई और लंदन के अंदर। मैं समझता हूँ पाकिस्तान बड़ी तरक्कियों में, 73 साल में इतनी प्रॉपर्टी बनाई पाकिस्तानियों ने दुबई और लंदन में। और यहाँ पे हालात ये है, मैं आपको छोटा सा बताऊंगा। आपके ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस होनी है बाजवा साहब, 4 दिन आपका सेलफोन बंद होना है इस्लामाबाद में, और एक छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। इसी वजह से लोग मुझे अमेरिका में यहाँ पूछते हैं कि आपके मुल्क में पंखे हैं, आपके मुल्क में यू लिव इन मड हाउसेस। देखें, कैपिटल 4 दिन आपका सेलफोन बंद हो रहा है। 4 दिन नहीं, आज वैसे उन्होंने कह दिया है, आज उन्होंने कह दिया हम नहीं करेंगे, लेकिन पता कोई नहीं है। चीमा साहब 50 लोगों को लेकर मरी चले जाते हैं यार, इनको स्कर्दू ले जाते हैं। कैपिटल 4 दिन फोन बंद करना है, और 1 दिन की छुट्टी कर दी आपके डिप्टी कमिश्नर साहब ने इस्लामाबाद। इस तरह की बातें करते हैं कुछ, जो फिर कहते हैं लोग, हमें कहते हैं गार में रहने वाले लोग। किस जमाने में फिर रहे हो यार? और सिक्योरिटी के इतने हालात खराब है तो बुलाते हैं क्यों लोगों को? देखे, मैं कहता हूँ चीमा साहब 4 दिन का आइडिया था इनका। लोग इमरजेंसी में क्या करें, किस तरह निकलेंगे बाहर? लोग अपने मरीजों को लेकर अस्पतालों में किस तरह जाएंगे? नाउज़ुबिल्लाह, मेरे भाई ऐसी बातें करते। तभी तो अमेरिकन जब इस तरह की चीजें देखते हो, हमें पूछते हैं, डू यू हैव फैन इन योर होम, डू यू हैव रनिंग वाटर, यू हैव रेस्टरूम्स, यू लिव इन मड हाउसेस। हैरानगी वाली बात। अमेरिकी कोई पूछने वाला नहीं चीमा साहब, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई सवालों जवाब नहीं है। जिसके वो कहते हैं पांव के नीचे बटेरा आ जाता है, वो कहते हैं अब बटेरे ही पकेंगे जी हमारे, अब सब्जी नहीं पकाएंगे, बटेरे पकाएंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा तार साहब, एक बड़ा अहम सवाल है और बड़ा टेक्निकल सवाल है। देखिए, इस वक्त क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ओआईसी की लीडरशिप को इस्लामाबाद बुला के ये तासुर देना चाहता है कि मुस्लिम दुनिया हमारे साथ खड़ी है, एक बात। दूसरा ये कोई और इस तरह का डिप्लोमेटिक या मल्टीलैटरल फोरम मौजूद नहीं था जहां पाकिस्तान अपनी आवाज को ऊपर उठा सके। अगर इतनी ज्यादा कोई और हमारे पास अच्छा फोरम होता तो हम सबसे पहले ओआईसी पे ही ना गिरते, और वो भी तार साहब 4 महीने लग गए, अगस्त से लेके, आप देखें अगस्त से लेके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने लग गए ओआईसी को इकट्ठे करते करते। अब सवाल ये है कि ये कह रहे हैं जी 1 पॉइंट एजेंडा है, और हमने दुनिया मुसलमानों को, ममालिक को यहां पे बुलाया है ये सहारा दे के कि 1 पॉइंट एजेंडा है ह्यूमैनिटेरियन। क्वेश्चन ये है कि यहाँ तो अगर आप इतनी लॉबिंग कर रहे हैं, आप इतनी एडवोकेसी कर रहे हैं, तो फिर रिकग्नाइज की बात करें ना, रिकग्निशन की बात करें। जिस तरह हमने 1996 में सऊदी अरब
और यूएई ने डिफैक्टो रिकॉग्नाइज किया था, दो ही ममालिक ने, चलो हमारी बात मान ली उन्होंने। लेकिन आज ये है कि आज सिर्फ एक पॉइंट, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए 4 महीने लग गए और कोई हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, फिर हम बात खत्म करवाएं ना, आप रिकग्निशन की तरफ लेके जाएं, देखते हैं दुनिया हमारी कितनी सुनती है अगर ये सवाल है तो। लेकिन ये क्यों नहीं किया जा रहा? चीमा साहब ये बड़े स्मार्ट है, स्मार्ट बड़े तेज हैं। इनको आपका कौमी तराना चेंज हो गया ऑलमोस्ट, आपका कौमी तराना अब ये है, मेरा नोट वहात मेरा मूड बने। अब वो बात ये है कि ये जो जिन लोगों को कॉन्फ्रेंस में बुलाया है, चीमा साहब जरा खुद सोचे, गौर से सोचे। ह्यूमैनिटेरियन एड आज अफगानिस्तान में इनको चाहिए, सीरिया में ह्यूमैनिटेरियन के क्या हालात है वहां पे, मुझे ये बताएं बर्मीज के क्या हालात हैं, रोहिंग्या मुसलमानों के क्या हालात हैं, कश्मीर के क्या हालात हैं, इस ओआईसी की क्या इफेक्टिवनेस है दुनिया में। सिर्फ सऊदी एजेंडे के आसपास घूमती है ओआईसी, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और उस सारा अमेरिका का एजेंडा है। सऊदी अरेबिया आप यही समझे कि अमेरिका की एक स्टेट है, या तो आप डिसएग्री करें इससे। हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जाके कहा था कि यू कैन नॉट सर्वाइव मोर देन 7 days विदाउट आवर प्रोटेक्शन। तो फिर उन्हीं की स्टेट हो सकती है ना, ये उन्हीं के एजेंडे पे चलेंगे ना वो ओआईसी वाले। सऊदी सारा उस पर गेम करते हैं। तो मैंने तो सारा 5 मिनट में बता दिया कि इसकी वैल्यू क्या है ओआईसी। आपके सदर साहब ने कहा था किंग यू हैव द मनी। और दूसरी एक बात जो मुझे ट्रंप साहब ने बताई थी, मैं अब क्या वो बताऊं, वो और बड़ा लतीफा था। डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़ा अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर रखते थे। जब उन्होंने जब सऊदी अरेबिया के दौरे से वापस आए थे तो मैं एक दफा मिला उनसे, तो उन्होंने बड़ा सार्केस्टिकली कई चीजें मुझे बताई। उसने कहा कि your Muslim brothers, I met them and what I told the top regime there. लेकिन ये बात ये मैं बता रहा हूं कि ये इसकी इफेक्टिवनेस क्या है ओआईसी इनमें से। अच्छा देखें, वो मैंने इस तरह बताया, इनको आप जो हमारी करंट एडमिनिस्ट्रेशन आपकी पीटीआई की है, वो इनको डॉलर नजर आते हैं। ये फॉरेन मिनिस्टर नहीं आ रहे, ये उनको डॉलर नजर आते हैं। ये इनको मंगा के डॉलर मांगना चाहते हैं और कुछ भी नहीं है, कोई रिकग्निशन हो ना हो, तालिबान मरे खपे, उनको भी डॉलर चाहिए, इनको भी डॉलर चाहिए, कॉमन चीज है। और दोनों करप्ट हैं, तालिबान भी करप्ट है, ये भी करप्ट है। देखें वहां पे अफगानिस्तान में, मुझे ये बताएं, मैं छोटा सा क्वेश्चन करूंगा, इस वक्त वहां पे पापी ग्रोथ जो है वो पीक पर है, और सारे उसको जो ग्रो करने वाले सारे हाजी वो कहते हैं कि हर बंदा नमाजें 5 नहीं पढ़ते, नमाजें तो 6 पढ़ते, तहज्जुद भी पढ़ते सारे, साथ ही पापी ग्रो कर रहे। और वो ये करप्शन, आपको पता है कि पिछली जो दफा तालिबान जब आए थे तो हर 10 मील बाद तो एक वॉरलॉर्ड अपना टैक्स लेता था सड़क पे बैठ के। और जिस तरीके से अमेरिकन गए हैं, ये हर वॉरलॉर्ड को पैसे देते थे, और हर वॉरलॉर्ड हाजी अलहाज। तो ये दोनों कंट्रीज के अंदर जो कॉमन चीज है वो करप्शन है, और वो बोन मैरो में जा चुकी है। ये सिर्फ यहाँ पे ये मैंने इसको कहा खैरात कॉन्फ्रेंस हो रही है, और यहाँ पे हमारे लोगों ने कहना अल्लाह के नाम पर कोई $2 उन्हें दें तो $1 हमें दे जाए, सिर्फ इसके अलावा कुछ भी नहीं इसका। और अफसोस के साथ है फॉरेन पॉलिसी इस ओआईसी, आप कह रहे हैं ना वन पॉइंट एजेंडा है, तो बिल्कुल 1 पॉइंट एजेंडा पैसा। दूसरा डिप्लोमेसी तो बात ही नहीं होगी, डिप्लोमेसी में तो बात करना ही नहीं चाहते। और खूबसूरती ये है कि करंट एडमिनिस्ट्रेशन की स्पेशलिटी भी यही है, शौकत खानम हॉस्पिटल के पैसे मांग के, यूनिवर्सिटियों के मांग के, ये समझते हैं कि हमारी बेस्ट स्किल जो है पैसा मांगना है। अब देखें वो किस तरीके से मांगते हैं। पहले तो अल्लाह ताला, मैं कहता हूँ जन्नत दे, हमारे नुसरत फजल इकबाल साहब होते थे, वो खान साहब के साथ हर जगह जाते थे, क्वाली करते थे। अब इस वक्त पता नहीं ये आ रहे हैं तो क्वाली कौन करेगा, लेकिन मकसद तो पैसा मांगना है ना। आपने तो खुद बता दिया कि 1 एजेंडा चीज है उनकी, डिप्लोमेसी इज नॉट पार्ट ऑफ द डिस्कशन। क्योंकि उसकी वजह यह है कि ओआईसी hasn't performed anything, hasn't delivered anything yet for Islamic countries, period. और मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि ये वही ग्रुप है जिन्होंने सुषमा स्वराज को बुला के अपने ओआईसी में बुलाया था। ये वही ग्रुप है जिन्होंने मोदी साहब को 7 कंट्रीज ने मिडिल स्टेट उन्होंने दिए। कश्मीर पे इनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ना वो चाहते हैं कश्मीर के बारे में बात भी की जाए। और ये वही ग्रुप है जो इजराइल को एक्सेप्ट करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए तड़प रहा है, बिल्कुल तैयारियां कर रहे हैं ये।
और मेरा मकसद है कि इसका यहाँ पे आना, आप क्या समझते हैं को डिलीवर करके जाएंगे? वो ना डिलीवर करेंगे और हमारे ना डिलीवर करवाना चाहते हैं, क्योंकि पैसा मांगना चाहते हैं, वो मांगेंगे उनसे। अब देखें, लेकिन ये कि मेरे ख्याल में इस वक्त जो आपकी पाकिस्तान के हालात हैं वो मुझे कोई अच्छे लग नहीं रहे हैं। और जिस तरीके से मेरी आज की इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपकी शहबाज शरीफ साहब इज वेरी एक्टिव इन पाकिस्तान मीटिंग्स, और मेरे ख्याल से कई चीजों में उनकी बातचीत हो भी चुकी है, और मेरे ख्याल में खान साहब को ये OIC कुछ ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएगी। मेरा दिस इज व्हाट माय प्रेडिक्शन इज। थिंग्स आर चेंजिंग रैपिडली, और उसका पाकिस्तान पे पता नहीं कोई असर होगा नहीं होगा। जो चेंज आएगी, मैंने आपको बताया था कि ये 73 साल का गंद है ये, और डिपेंड करता है कि लोग सीरियस कितने हैं। ये पिछली जो बदनामी कह रहा हूं, तब्दीली सरकार थी, इसमें तो बजाय तब्दीली के बल्कि सख्ती आई है, क्योंकि आपके जब तक वो कहते हैं कलेक्टिव थॉट प्रोसेस चेंज नहीं होगा, आपके डिसीजन मेकर जब तक सीरियस नहीं होंगे, जब तक वो अपने बच्चे पाकिस्तान में नहीं पालेंगे। जिस तरह आपने अगले दिन, मैं बल्कि आपके वीलॉग सुन रहा था चीमा साहब, अफसोस की बात है कि आपके एक MNA साहब अपने सर दर्द का इलाज कराने के लिए फ्रांस गए हैं, तो आप यही अंदाजा लगा लें कि आपके पाकिस्तान के क्या हालात। कुछ लोग मिडिल क्लास जो है फकीर हो चुकी है, और अपर क्लास जो है करोड़ों में नहीं अरबों में है। उनको सर दर्द हो तो फ्रांस चले जाते, अंदाजा लगे। अरे तार साहब, ये जो जितने अरबी मुल्क हैं ज्यादातर, ये तो अमेरिका को देखते हैं व्हेन इट कम्स टू अफगानिस्तान और उधर। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर फॉर एग्जांपल देखें, माजी में ये था कि 75% जो अफगानिस्तान का टोटल बजट का 75% अमेरिका या इत्तेहादी फौजें देती थी, अब इत्तेहादी ममालिक देते थे। अब तारड़ साहब ये कितना को पैसा देंगे? वो पैसा तो कवर, देखें एड एजेंसीज या बाहर के ममालिक किसी के घर का बजट नहीं चला सकते। आज पाकिस्तान का अगर 8 ट्रिलियन का बजट है तो वो बाहर के मुल्क नहीं चला सकते, वो इंटरनली चलाना पड़ता है। तो ये जिस तरह अरबी ममालिक खास करके, फिर उनकी आपस में लड़ाइयां, फिर कतर का रोल ज्यादा आगे हो गया है, UAE अमाराती जो है वो चाहते हैं हम आउट हुए हैं, सऊदीज बिल्कुल आउट हुए हैं। तो ये, और दूसरा ये देखते भी अमेरिका की तरफ है। तो आप क्या समझते हैं ये किस तरह का लेआउट निकलेगा? क्या कोई पैसा इकट्ठा होगा, या कि इसी तरह ही बस आए हैं और चले जाएंगे, और थोड़ा बहुत ठीक है 1, 2, 3, 4 अरब डॉलर दे देंगे, ज्यादा से ज्यादा इतना ही देंगे, और क्या देंगे? और वो भी आपको पता है गरीब ममालिक में पैसा ट्रांसफर करने का भी बड़ा मसला है। बीच में एजेंसीज होती हैं, ग्रुप होते हैं, नॉन स्टेट एक्टर होते हैं, वो पैसा बीच में खा जाते हैं, अवाम तक पहुंचते पहुंचते कुछ भी नहीं रहता। तो इसकी जो ओवरऑल पिक्चर है वो आपको कोई मुस्बत नजर आ रही है, या कैसे देखते हैं इसको? चीमा साहब, मैं एक चीज तो आपको बताऊं कि यूनाइटेड नेशंस ने $20 मिलियन पर वीक का देना शुरू कर रखा है अफगानिस्तान। $20 मिलियन पर वीक यूनाइटेड नेशन इज गिविंग देम टिल द मार्च 2022। दूसरा, मैंने आपको जिस तरह बताया था कि ट्रस्ट फैक्टर के जो भी यूरोपियन यूनियन, जो पिछले यूरोपियन यूनियन ने पैसे दिए थे, उन्होंने कहा था हम आपके तालिबान के हाथ में नहीं देंगे, हम डायरेक्ट आप हमारे लोग जाके लोगों तो पीपल टू पीपल करेंगे, पीपल लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि उन्हें भी ट्रस्ट फैक्टर है। मैंने जिस तरह बताया है कि इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को मेजर इशू जो है वो ट्रस्ट फैक्टर है। तो उसमें आके मेरे ख्याल में ये इनकी नेगोशिएशन चल रही है दोहा में। कतर अब उनके साथ डायरेक्ट बातें, कतर इज प्रोटेक्टिंग अमेरिकन इंटरेस्ट और अमेरिकन दे आर टॉकिंग टू देम डायरेक्टली। ऐसी बात नहीं है कि उनसे बात नहीं हो रही, लेकिन इस वक्त 2-4 चीजें जो उस रीजन में हो रही हैं उनमें अमेरिका अपनी एश्योरेंसेस चाहता है। पिछले दिनों जो आप शी चिंग ने पुतिन साहब से बात की है, उसमें कई चीजें सामने आई हैं, डिस्कस हो रही हैं। तो उसमें कंसर्न है सारा आपका इंडो पैसिफिक का, और कई चीजें ऐसी सामने आ रही हैं ताइवान के हवाले से। तो अमेरिका थोड़े प्रिकॉशन ले रहा है। अगर OIC परफॉर्म नहीं कर पाता, OIC कश्मीर पे परफॉर्म नहीं कर सका, अफगानिस्तान पे परफॉर्म नहीं कर सकता, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे तारिक साहब, क्या आप बताते हैं कि क्या कोई ऑल्टरनेट इस्लामिक ब्लॉक या ऑल्टरनेट इस्लामिक कंट्रीज का कोई ग्रुप उठ सकता है जो OIC के फेलियर को चैलेंज करे, या कि आप समझते हैं अभी इतनी मुसलमानों में जान नहीं है? एक लीडर उठ रहा था तैयब अर्दगान, he was flexing his muscles, Turkey's economy was strong, लेकिन उसको भी सजा दे दी गई है। लीरे के हालात देख लें, लीरा ट्वाइस अपने लीरे के हालात इतने खराब है जिसकी हद कोई नहीं है। और अमेरिकन देखें S-400 उन्होंने लिया, उन पे एम्बार्गो लगा, इंडिया ने लिया, उनको नहीं पूछा। अमेरिका के ये डबल स्टैंडर्ड।
और अब तक स्ट्रॉन्गेस्ट एलाइज टर्की यूएस का रहा है। अमेरिका की डबल पॉलिसी देखी, इजराइल की उनके साथ रिकग्निशन, उनके साथ डिप्लोमेटिक उनके रिलेशनशिप है टर्की की, लेकिन उसको इबरत का निशान बना दिया गया है। ही वॉज गेटिंग पॉपुलर अमंग द इस्लामिक कंट्रीज। उन्होंने जाके बर्मा में मुसलमानों के लिए बड़ा काम किया टर्की वालों ने, किसी और मुस्लिम कंट्री ने नहीं किया। और उसको सऊदिया ने थ्रेट ली है, और सऊदिया, जिस तरह मैंने आपको बताया, सऊदिया इज अमेरिका की एक स्टेट है, तो अल्टीमेटली उनके साथ मिलकर उन्होंने उनकी इकोनॉमी के हालात क्या किए। तो ये वो एक लीडर, वो एक सब्स्टिट्यूट नजर आता था, और ही वाज डेडिकेटेड टुवर्ड्स द इस्लामिक लीडरशिप, ही वाज सिंसियर फॉर द मुस्लिम कंट्रीज। लेकिन इस तरह नहीं होता, फिर उसको देखिए इंटरनल कई चीजें आ जाती। खान साहब गए थे, खान साहब ने टर्की मलेशिया के साथ कहा था चैनल बनाएंगे, लेकिन उसी